नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोपहर 1 बजे तक 35% वोटिंग, नोएडा में मतदान की रफ्तार हुई सबसे कम। बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रदेश भर में पश्चिमी यूपी के 58 सीटों पर मतदान आज। पीएम मोदी ने भी की बड़ी अपील। दूसरी बड़ी अपडेट, पहले चरण की वोटिंग के बीच सहारनपुर में गरजे मोदी, बोले यूपी को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट करें, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ठीक कर दिया है। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, हिजाब विवाद के बीच भारत की पाकिस्तान को दो टूक। हमारे सवाल उठाने से पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया करें। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, जहां पे शी जिनपिंग और इमरान खान के बयान पर मोदी सरकार ने दिया जवाब, वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच विदेश मंत्रालय चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान पर जताई आपत्ति, कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा है और हमारा ही रहेगा। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां यूक्रेन सीमा के पास आज बम बरसाने जा रहा रशिया, S-400 और सुखोई 35 भी होंगे तैनात। तो एक एक करके दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। जहां लखीमपुर खीरी को लेकर भी बड़ी खबर आई है और प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे चाइना और पाकिस्तान को एक तरीके से आंख दिखाई है। नेहरू के समय भारत ने गलवान का ज़्यादातर हिस्सा गंवाया, उसके बाद से 1 भी इंच नहीं मिला, बीजेपी ने यह भी कहा है। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। दोपहर 1 बजे तक 35% वोटिंग, नोएडा में मतदान की रफ्तार हुई सबसे कम। दरअसल उत्तर प्रदेश में पहले चरण में 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। पहले 2 घंटों में वोटिंग की रफ्तार धीमी दिखी। सुबह 9 बजे से तक सिर्फ 7.5 यानी 8% करीब मतदान हुआ। बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन लगी रही। इस बीच हापुड़ की बात करें, हापुड़ समेत 58 जिलों में मतदान हुआ है। इस बीच आपको बता दें, कई जगहों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग आमने सामने भी हुए। हालांकि सपा जो है वो कहीं ना कहीं इस बार मुरझाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस बार कह रही है बड़े पैमाने पे जोश हाई हुई। और दोपहर की बात करें तो 1 बजे तक 35% वोटिंग हो चुका है। नोएडा में मतदान की रफ्तार सबसे कम देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच सहारनपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं। पहले चरण की वोटिंग से ठीक भी सहारनपुर पहुंचे पीएम मोदी ने कहा है कि बोले यूपी को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट करें। और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि सहारनपुर पहुंचे प्रधानमंत्री ने जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा है कि पहले की सरकारों में परिवारवाद चलता था, लेकिन भाजपा की सरकार में विकास के साथ साथ परिवारवाद भी खत्म हो गया है। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था ठीक हुई है और इसलिए एक बार फिर से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता से वोट देने की अपील की गई है। उन्होंने कहा है कि यूपी को दंगा मुक्त रखने वालों को वोट दें। पीएम मोदी ने सहारनपुर की जनता से पूछा है कि आम आदमी को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं। वहीं पीएम मोदी ने जनता का उत्साह देखकर कहा है कि मैं आपका प्यार ब्याज सहित लौटाऊंगा। उन्होंने कहा है कि 2014 से पहले सहारनपुर जिले की कोई सूझबूझ लेने वाला नहीं था, लेकिन भाजपा की सरकार बनने पर यहाँ का विकास हुआ है। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया गया है। पहले चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने दंगा मुक्त और खास करके सपा को गुंडा राज बताया, सपा राज को। एक और अपडेट, हिजाब विवाद, भारत की पाकिस्तान को दो टूक। हमारे ऊपर सवाल उठाने से पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। हिजाब विवाद पे पाकिस्तान रोने लगा था, अब भारत की तरफ से जवाब आया है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद मामले में पाकिस्तान द्वारा सवाल उठाए जाने के बाद भारत ने भी पलटवार किया है। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान द्वारा लगाए गए सारे आरोपों को आधारहीन और झूठा बताया। भारतीय राजदूत ने पाकिस्तान को दो टूक में स्पष्ट करते हुए कहा है कि भारत के ऊपर सवाल उठाने से पहले अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। भारतीय राजदूत ने कहा है कि हमारा देश वर्षों से धर्मनिरपेक्ष है और आगे भी रहेगा। वहीं पाकिस्तानी मंत्री के ट्वीट्स पर केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी पलटवार किया है और कहा है कि कुछ लोग भारत की समावेशी संस्कृति को बदनाम करने की इस साजिश के तहत संस्थानों के ड्रेस कोड और अनुशासन के फैसले को सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक अधिकारों को बेशर्मी से कुचला जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों सहित अल्पसंख्यकों के समान अधिकार, समान समृद्धि, सहिष्णुता, सद्भाव और समावेशित के प्रति भारत हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। हिजाब विवाद पर पाकिस्तान ने भारत पर सवाल उठाए हुए थे और ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। शी जिनपिंग और इमरान खान के बयान पर मोदी सरकार ने दिया जवाब।
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हालिया चीन यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ मिलकर एक संयुक्त बयान जारी किया है, जिनमें कश्मीर मुद्दे का जिक्र किया और इससे लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय ने इसे खारिज करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और चीन भारत के आंतरिक मामलों में दखल न दे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने मीडिया द्वारा पूछे जाने पर कहा है कि हमने देखा है कि 6 फरवरी 2022 को चीन और पाकिस्तान के संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर और तथाकथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC का जिक्र किया गया था। अरिंदम बगाची ने कहा है कि हम ऐसे संदर्भों को हमेशा से खारिज करते हैं। ये बात पाकिस्तान और चीन को अच्छे से पता है कि इस मामले में अभी संयुक्त बयान में जम्मू कश्मीर का जिक्र किए जाने को खारिज करते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। हम आशा करते हैं कि संबंधित पक्ष भारत के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। अब दरअसल विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों पर भी आपत्ति जताई और कहा है कि चीन पाकिस्तान द्वारा कब्जा किए गए भारत के क्षेत्र में CPEC का काम रोके। अरिंदम बगाची ने कहा है कि हमने तथाकथित CPEC परियोजना से जुड़ी अपनी चिंताओं से लगातार पाकिस्तान और चीन को अवगत कराया हुआ है। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। नेहरू के समय भारत ने गलवान का ज़्यादातर हिस्सा गंवाया है, उसके बाद से 1 इंच भी नहीं गई। बीजेपी सांसद नामग्याल ने खोल दी है कांग्रेस की पोल। भाजपा ने कांग्रेस पे गलवान घाटी का ज़्यादातर हिस्सा चीन को सौंपने का आरोप लगाया है। लद्दाख से भाजपा सांसद जामयांग तेशरिंग नामग्याल ने दावा किया कि जवाहरलाल नेहरू सरकार के कार्यकाल में गलवान घाटी का ज़्यादातर हिस्सा चीन को सौंप दिया गया है और ये सीमा तब से वैसी ही बनी हुई है। इसमें बीते सालों से 1 इंच का भी नुकसान नहीं हुआ है। नामग्याल ने लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान ये दावा किया है। उन्होंने कांग्रेस से ये भी पूछा है कि उसने 1962 से 2019 तक अपने चुनावी घोषणा पत्र में अक्साई चीन क्षेत्र को भारत में वापस लाने में शामिल क्यों नहीं किया गया। नामग्याल ने बजट को ऐतिहासिक बताया और कहा कि इनमें सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया है। और उन्होंने कहा है कि मैं एक सीमावर्ती क्षेत्र लद्दाख से आता हूं, जो कि तिब्बत, चीन और पाकिस्तान की सीमा में है और जहां हमेशा तनाव रहता है। साथ ही विपक्ष ने पूछा है कि सीमावर्ती इलाकों के लिए क्या किया गया है, इसलिए मैं अपने भाषण में सीमा पर ध्यान देना चाहता हूं। एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, बड़ी खबर लखीमपुर हिंसा केस। गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। दरअसल लखीमपुर हिंसा केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। आशीष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे हैं। 3 अक्टूबर 2021 को किसानों को गाड़ी से कुचलकर मार डालने के मामले में वो मुख्य आरोपी हैं। इस घटना में 4 किसानों सहित कुल 8 लोगों की मौत हो गई थी। मिली जानकारी के अनुसार आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने जमानत दी है। मामले की सुनवाई पहले ही हो चुकी है और आज कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। बताया जा रहा है कि बेल बॉन्ड भरने के बाद आशीष को जेल में रिहाई मिल सकती है। SIT जांच के बाद मुख्य आरोपी बनाया गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, यूक्रेन सीमा के पास आज बम बरसा रहा है। रशिया S-400 और सुखोई भी तैनात कर दिया। युद्ध की पूरी तैयारी तेज। यूक्रेन के साथ जंग जैसे माहौल के बीच रूस बेलारूस में अगले 10 दिनों तक जोरदार युद्धाभ्यास शुरू करने जा रहा है। बेलारूस में यह अभ्यास यूक्रेन की सीमा के बेहद पास होने जा रहा है। सुरक्षा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि रूस और बेलारूस इस अभ्यास के जरिए यूक्रेन और पश्चिमी देशों को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो युद्ध को लेकर कितना गंभीर है। इस अभ्यास में रूस के 30,000 सैनिक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और 12 सुखोई 35 फाइटर जेट तैनात किए गए हैं। रूस ने इन महाअभ्यास के लिए मध्य जनवरी महीनों में ही अपने सैनिकों को बेलारूस में भेजना शुरू कर दिया है। इस अभ्यास को एलाइड रिजॉल्व नाम दिया गया है। इस अभ्यास के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि नाटो के मुताबिक शीत युद्ध के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पर सैनिक और हथियार रूस के तैनात किए हैं। एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। राजनीति के रिंग में उतरे WWE रेसलर द ग्रेट खली। चुनाव के बीच थामा भाजपा का दामन। दरअसल 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच WWE ने भारत का मान बढ़ाने वाले रेसलर द ग्रेट खली ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में भगवा पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। आपको बता दें कि खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हैं और उन्होंने बीते साल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात की थी। आपको बता दें, खली के राजनीति में आने की संभावना बीते कई महीनों से चल रही थी। हालांकि पार्टी को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से उन्होंने मुलाकात की और इसके बाद खली के बीजेपी में शामिल होने की संभावना बढ़ गई। आज वो आधिकारिक रूप से शामिल हो गए हैं। एक और अपडेट लेते हैं।
दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, योगी ने वोटरों से की अपील, गलती की तो कश्मीर, केरल, बंगाल बन जाएगा यूपी। जयंत चौधरी। जी हाँ, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश पे बवाल शुरू हो गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ सीएम योगी ने स्पष्ट तरीके से वोटरों से एक बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा है कि आपके एक वोट उत्तर प्रदेश को केरला, कश्मीर और बंगाल बचने से रोक सकते हैं। आप यूपी को बंगाल बनाने के लिए बंगाल के लोग आ गए हैं, यानी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आने पर भी उन्होंने तंज कसा। उन्होंने कहा है कि आपकी एक गलती यानी एक वोट जो है वो यूपी को बंगाल, कश्मीर और केरला बना देगा। इस तरीके से उन्होंने ये बड़ी बातें कही हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के गुरुवार को पहले चरण के मतदान के मौके पर योगी ने वीडियो संदेश जारी कर राज्य के मतदाताओं को आगाह किया और उन्होंने मतदाताओं से कहा कि यदि गलती की गई तो कश्मीर, केरल और बंगाल बन जाएगा यूपी। एक और अपडेट लेते हैं तो कश्मीर, बंगाल और केरला ये हमने आपको बताया। इस बीच एक और रामानुजाचार्य की 216 फीट ऊंची प्रतिमा चीन में बनी, राहुल के इस दावे पर केंद्रीय मंत्री ने दी सफाई। 216 फीट ऊंची प्रतिमा को लेकर विवाद पैदा हो गया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रतिमा चीन में बनी है। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मूर्ति की स्थापना निजी पहल है। राहुल गांधी का बयान खोखला है। इसके साथ ही प्रतिमा चीन में बनी होने के लेकर केंद्रीय मंत्री रेड्डी ने स्पष्ट किया कि इसके निर्माण में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इस प्रतिमा की स्थापना का विचार वर्षों पूर्व किया गया था। हैदराबाद के एक मंदिर में 11वीं सदी के संत रामानुजाचार्य की इस प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने बीते दिनों किया था। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद